Good morning, बच्चों. So today we are with fresh lecture of the biological classification in which we are going to study about kingdom fungi. चलिए आज का हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई और उसको समझने की कोशिश करते हैं. ओके, गुड. सो किंगडम फंजाई बेसिकली उसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे. तो हमें ये याद रहना चाहिए कि हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं. हम लोगों ने पढ़ा है 5 किंगडम में मोनेरा पूरा पढ़ रखा है. मोनेरा हमको आता है. उसके बाद हम लोगों ने प्रोटिस्टा पूरा पढ़ रखा है. प्रोटिस्टा के बारे में जो कुछ भी था हम लोगों ने पढ़ लिया था. तीसरा किंगडम है हमारे पास फंजाई, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. इसके बाद कुछ प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे. सो विल्टेकर साहब ने 5 किंगडम के बारे में बताया था और ये 5 किंगडम आपके सामने मैंने लिख दिए हैं. एक बार मैं केवल वीडियो चेक कर रहा हूँ. यस, थैंक यू. So we have 5 kingdom. These kingdom are known as Monera, Protista, Fungi, Plant and Animal. मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर किंगडम माने जाते हैं कि ये यूनिसेलुलर किंगडम है. फंजाई, प्लांट एंड एनिमल इनको हम लोग मल्टीसेलुलर किंगडम मानते हैं. इसी सीक्वेंस में हम लोग किंगडम फंजाई को पढ़ने आए क्योंकि हम लोगों ने मोनेरा पूरा पढ़ रखा है, प्रोटिस्टा पूरा पढ़ रखा है और आज फंजाई की बारी. अच्छा, चाहे मोनेरा हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई, चाहे प्लांट, चाहे एनिमल, हम लोगों ने इन किंगडम को पढ़ने के लिए 8 पॉइंट रूल बनाए थे. देयर वाज 8 पॉइंट रूल. अगर मैं एक बार रिवाइज कर दूं तो आपको अच्छा लगेगा. सबसे पहले उस किंगडम के मेंबर का हम लोग हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं कि वो लोग कहाँ रहते हैं और उनकी आदतें कैसी. हैबिट एंड हैबिटेट अगर आपको याद हो. दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि उनका फॉर्म क्या है. फॉर्म मतलब वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है. तीसरी चीज जो हम लोग देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट और फॉर्म के बाद हम वो लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजी. हम लोग देखते हैं कि उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, किस तरीके से वो दिखते हैं, देखने में कैसे लगते हैं. मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड. अगर जरूरत पड़ी तो हम एनाटॉमी देखते हैं कि वो देखने में कैसे लग रहे हैं, और अगर एनाटॉमी की जरूरत नहीं पड़ी तो हम लोग एनाटॉमी नहीं भी देखते हैं. एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर. तो हैबिट एंड हैबिटेट, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड. पांचवा पॉइंट देखते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है वो ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है, होलोजोइक है, सेप्रोफिटिक है, क्या है उस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पांचवें पॉइंट के बाद हम लोग छठा पॉइंट देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. और जब हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो इस दुनिया में किस इंपॉर्टेंट काम के लिए आए हैं, या फिर उनसे हम लोग को क्या फायदे क्या नुकसान है. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. और जब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल्स. क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं. तो ये 8 पॉइंट हमने आपको मोनेरा में भी लगाए थे, प्रोटिस्टा में भी लगाए थे और आज फंजाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो याद रखना, पहले किसी भी किंगडम का हम लोग परिचय करते हैं. परिचय कर लेने के बाद ये 8 पॉइंट हैं जिन पे हम लोग अपनी बात करते हैं और आपको वो 8 पॉइंट याद रहने चाहिए. पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट. दूसरा पॉइंट है फॉर्म. तीसरा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी. चौथा पॉइंट है एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड. पांचवा पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन. छठा पॉइंट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सातवां पॉइंट है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. आठवां पॉइंट है क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स. अगर ये 8 पॉइंट आपको क्लियर हैं तो आप लोग किसी भी किंगडम को आसानी से पढ़ सकते हो. तो चले हम लोग शुरू करते हैं आज अपना किंगडम फंजाई. फिर से चलिए, किंगडम फंजाई पढ़ना हम लोग किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं.
उस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे। 5 किंगडम के नाम याद होने चाहिए। पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर थे। इसके बाद था फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जब ये किंगडम पढ़ेंगे तो 8 पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट है फॉर्म, तीसरी मॉर्फोलॉजी, चौथा एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड, पांचवा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, छठा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सातवां इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, आठवां क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। इसी सीक्वेंस में आज किंगडम फंजाई को डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए मैं दोबारा वही चीजें लिख रहा हूं, लेकिन अब हम लोग उन 8 पॉइंट पर लिखेंगे। सो किंगडम फंजाई, क्या परिचय है किंगडम फंजाई का? तो पहला पॉइंट है किंगडम फंजाई के परिचय का, दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहली पॉइंट है दे आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नो डाउट यहां पर कुछ एक आधे एक्सेप्शन भी होंगे, वो मैं एक एक करके पढ़ाता जाऊंगा। पहले आप सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, दीज आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर के बाद आप दूसरा पॉइंट यहां पर पढ़ेंगे, दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक का मतलब है इनका न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस है। और थर्ड पॉइंट, दे आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है। तो जो लोग भी आज नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो पुराने लेक्चर जरूर देखें, वरना बड़ा मुश्किल होगा। हेट्रोट्रॉपिक जो अपना खाना नहीं बना पाते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, और हेट्रोट्रॉपिक होने के साथ साथ वो सैप्रोफिटिक है। अगर ये अपना खाना नहीं बना पाते तो खाते क्या है? ये सड़ी गली चीजें खाते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। जो डेड और डिकेइंग सड़ी गली चीजों को खाते हैं, ऐसे मटेरियल पे सरवाइव करें, इन्हें हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक। याद रहेगा? तो पहला पॉइंट आप पढ़ाइए, दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर, जिनका न्यूक्लियस वेल फॉर्म है। दे आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब है अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, और जब अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो फिर खाते क्या है? खाते कुछ है वो जो सड़ी गली चीजें हों, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल हो। अगर फंजाई के इतने परिचय के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग फंजाई को डिटेल में पढ़ते हैं। और डिटेल में पढ़ने के लिए देयर आर 8 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं कि 8 पॉइंट्स में आप लोग पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। 8 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट। आपको पहला ही पॉइंट पूछा जाएगा कि भाई फंगस कहाँ रहता है। हैबिटेट का मतलब होता है लिविंग प्लेस। हैबिटेट कहाँ पर मिलेगा? तो याद रखना फंगस के बारे में है, फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ही होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह पर पाया जाए। अब आपसे कोई पूछेगा हर जगह से मतलब क्या है सर आपका, कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो बोलते हैं सर ये लैंड में मिल सकता है, जमीन में मिल सकता है, सर ये वाटर में मिल सकता है, पानी में मिल सकता है, सर ये एयर में मिल सकता है, लैंड में मिल सकता है, वाटर में मिल सकता है, एयर में मिल सकता है। मैंने पहला पॉइंट अभी पढ़ा है, हैबिट एंड हैबिटेट। बाकी 7 पॉइंट आपको मालूम है मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो फंजाई के बारे में बोला जाएगा कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन, और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है ये लैंड में मिल सकते हैं, वाटर में मिल सकते हैं, एयर में मिल सकते हैं। लैंड में, वाटर में, एयर में, किसी भी ऐसी जगह पर जो हॉट एंड ह्यूमिड हो, हॉट एंड ह्यूमिड, यानी ऐसी किसी भी जगह पर ये मिल सकते हैं जहां पर थोड़ी सी गर्मी हो और बहुत सारा मॉइस्चर हो। गर्मी हो और मॉइस्चर, ह्यूमिड का मतलब मॉइस्चर। यस, आपकी बॉडी में अगर कोई जगह गर्म है और पसीना बहुत आ रहा है तो वहां पर भी फंगस आ जाता है। रिंगवॉर्म, दांत खच खुजली इसे बोलते हैं। तो ये कहीं पर भी रह सकता है, लैंड में, वाटर में, एयर में, ऐसी किसी भी प्लेस में जहां पर हॉट और ह्यूमिड, हॉट मतलब थोड़ी गर्मी, ह्यूमिड मतलब वहां पर थोड़ा मॉइस्चर हो। हॉट और ह्यूमिड जगह पर ये लोग आराम से रह लेते हैं। तो बोलते हैं सर कुछ एग्जाम्पल बताइए कि सर हमें तो समझ में नहीं आया, आप कोई रियल लाइफ का एग्जाम्पल बताइए जहां पर आपने फंगस देखा हो। चलो आप एग्जाम्पल बताते हैं। क्या आपने ब्रेड में कभी फफूंद देखी है? इसे हम लोग हिंदी में फफूंद बोलते हैं, फफूंदी बोलते हैं।
कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यार ब्रेड में फफूंद लग गई, तो ये जो ब्रेड में फफूंद होती है, इट इज नथिंग बट फंगस। ये एक्चुअली फंगस है। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं जो आपकी बुक में लिखे हैं, ब्रेड मोल्ड। ओके, अगर आपके घर में संतरा रखा और काफी दिनों से रखा है, और उस संतरे में आपने देखा होगा ग्रीन कलर का फंगस, कभी कभी व्हाइट कलर का फंगस ग्रो, या वो ब्लैक कलर हो जाता है, व्हाइट के साथ साथ ब्लैक कलर हो जाता है, ऐसा फंगस होता है, तो हम लोग बोलते हैं ऑरेंज रॉट। क्या आपने कभी अचार में फफूंद देखी है? ब्रेड मोल्ड, पिकल मोल्ड, अचार में जो मोल्ड लगता है। इसके बाद ऑरेंज रॉट, संतरे में कभी कभी आपने देखा होगा कि एक कोने पर फंगस जैसी ग्रोथ हो गई, जिसे बोलेंगे ऑरेंज रॉट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये तो जरूर सुना होगा इनके बारे में, जिनका नाम है मशरूम्स। यस माय डियर, दीज मशरूम्स आर नथिंग बट फंगस। अच्छा, मशरूम से मिलते जुलते बेटा गांव में इन्हें हम लोग कुकुर मुत्तों का नाम देते हैं। दीज आर नोन एज टोड स्टूल्स। ये सब फंगस ही है। ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज रॉट, मशरूम, टोड स्टूल्स। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा लकड़ी के लट्ठों पर कुछ इस तरीके से सीप के आकार के फंगस व्हाइट कलर के ग्रो करते हैं। दीज आर नोन एज ब्रैकेट फंजाई। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी में दिए गए एग्जाम्पल, इसलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग याद करते जाइएगा। ब्रेड में मोल्ड की तरह, ऑरेंज में रॉट की तरह, मशरूम की तरह, टोड स्टूल की तरह, ये सब के सब फंगस ही हैं जो कहां कहां पाए सकते हैं। ब्रेड में पाए जा सकते हैं, संतरे में पाए जा सकते हैं, मशरूम की तरह ग्रो कर सकते हैं जमीन में, टोड स्टूल की तरह ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि गेहूं में रस्ट लग गई, गेहूं खराब हो गया, सो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं की जो बेटा ब्लैक रस्ट होती है, ये पक्सीनिया नाम के फंगस से होती है। पक्सीनिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट भी एक फंगस है। इसके अलावा आप लोगों ने सरसों के पौधे देखे होंगे, सरसों के पौधों की पत्तियों में व्हाइट स्पॉट, जो लोग गांव के लोग हैं वो जानते हैं, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। मस्टर्ड में व्हाइट स्पॉट भी फंगस ही है। अब आपको लग रहा होगा इतना सारा चीजें फंगस है और ये फंगस कितनी कितनी जगह पर मिल रहा है, तो जो एनसीईआरटी में दिया पढ़ाना मेरा दायित्व है। तो ब्रेड में मोल्ड की तरह, ऑरेंज में रॉट की तरह, मशरूम की तरह, टोड स्टूल की तरह, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है, व्हाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों के पौधों की पत्तियों में सफेद सफेद दाग आ जाते हैं, वो भी फंगस की तरह होते हैं। इसके अलावा भी बहुत जगह पर हम लोग को फंगस देखने को मिल सकता है। केवल ऐसा नहीं कि खराब ही फंगस हो, इसके अलावा हमने देखा है कि पेनिसिलियम नाम का फंगस आपने सुना होगा। पेनिसिलियम नाम के फंगस से एंटीबायोटिक बनती है, इसे बोलते हैं हम लोग पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नाम के बेटा, पेनिसिलियम नाम के फंगस से बनती है। ये आप लोग याद रखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। तो पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनती है और ये हम लोगों को याद रखना है। सो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए थे और आप लोग इस तरीके से इन सारे एग्जाम्पल को लर्न करेंगे और लर्न करके इनको अपने पास जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार देखिए क्या क्या हो सकता है। ब्रेड में मोल्ड, यानी कि आपकी जो ब्रेड होती है उसमें फफूंद लग जाए, अचार में फफूंद लग जाए, ऑरेंज में रॉट लग जाए, मशरूम हो जाए, टोड स्टूल है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड है, इसके अलावा पेनिसिलियम है। इसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम्पल आपको मालूम है तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं एग्जाम्पल। इसके अलावा भी एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सर रिंग वॉर्म, दाद खाज खुजली, जिसमें से दाद जो हम लोगों ने सुना है, हम लोगों को रिंग वॉर्म की जो शिकायत होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये एनिमल में भी रहते हैं एज अ रिंग वॉर्म की तरह भी रह सकते हैं। सो मैं पहला पॉइंट
एक्सप्लेन कर रहा था और पहला पॉइंट एक्सप्लेन करते करते मैं यहां तक पहुंचा हूं। चलिए, पहला पॉइंट क्या था? हैबिट एंड हैबिटेट। रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवाइज करते जाएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी चीजें, आप रट्टा नहीं मारेंगे। तो भाई पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट। फंगस कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका एग्जाम्पल है कॉस्मोपॉलिटन। फंगस कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वव्यापी है। ये लैंड में मिल सकते हैं, वाटर में मिल सकते हैं, एयर में भी मिल सकते हैं। हर उस जगह पर इनके मिलने की संभावनाएं हैं जहां पर थोड़ी गर्मी है और बहुत सारा मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब गीला, ओके, उमस है। गर्मी और उमस वाली जगह पर मिल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जाम्पल में ब्रेड मोल्ड है आपके पास, ऑरेंज रॉट है आपके पास, संतरे में कुछ फफूंद लग जाती है, मशरूम है आपके पास, टोड स्टूल है जो कुकुरमुत्ते कहलाते हैं, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है जो पक्सीनिया के द्वारा होती है। इसके अलावा पेनिसिलियम है, ये एंटीबायोटिक बनाती है। इसके अलावा व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड है। इसके अलावा रिंग वॉर्म है। ये सब ऐसी जगह है जहां पर फंगस रहता है। अब देखिए, बोर्ड में मेरे पास कुछ नहीं और मैं आपको कैसे रिमाइंड कराना चाहता हूं, मैं कैसे बताना चाहता हूं कि आप फंगस ज्यादा दिन तक याद रखें। पहला पॉइंट जैसे ही आपने पढ़ा कि सर हैबिट एंड हैबिटेट हो गया, तो दूसरा पॉइंट आपको क्या पढ़ना है? यस, फंगस के फॉर्म क्या है? व्हाट इज फॉर्म ऑफ फंगस? तो फंगस के फॉर्म के बारे में बोला था, फंगस आर मल्टी सेलुलर। दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर के साथ साथ दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक। पर आपकी एनसीईआरटी कहती है इस मल्टी सेलुलर का एक एक्सेप्शन है जो आपको नहीं भूलना। देयर इज वन एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन का नाम लेते हैं वो ईस्ट के रूप में। ईस्ट, याद रखना, यही वो ईस्ट है जिससे हम लोग ब्रेड भी बनाते हैं। यही वो ईस्ट है जिससे हम लोग डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, एटसेट्रा। यही वो ईस्ट है, खमीर है, जिससे हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। तो ये जो ईस्ट है, इट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। याद रहे, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फंगस, all other fungus are multicellular and eukaryotic। ज्यादातर फंगस मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, एक्सेप्ट ईस्ट। और ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। ये वो ईस्ट है जिसे हम लोग खमीर भी कई बार बोलते हैं, जिससे ब्रेड बन सकता है, डोसा बन सकता है, इडली बन सकता है, एटसेट्रा। और यही वो ईस्ट है जिससे हम लोग अल्कोहल भी बनाते हैं। जितनी अल्कोहल, जैसे बियर है, वाइन है, इनमें बेटा ये ईस्ट होता है। तो ये रहा फॉर्म। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ रखा है फॉर्म। तीसरा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी, कि सर ये देखने में कैसे लगते हैं। सर हमें फंगस की मॉर्फोलॉजी बताइए। तो हम लोगों ने पहले भी बोला था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगस अलोंग विथ एल्गी, दे आर द मेंबर ऑफ थैलोफाइटा। कि फंगस की जो बॉडी है वो थैलोफाइटा है। व्हाट इज थैलोफाइटा? थैलस लाइक बॉडी। इनकी बॉडी का तरीका होता है थैलस की तरह। अब और एक बात कि सर थैलस का मतलब क्या है? द बॉडी विच कैन नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। दे कैन नॉट डिफरेंशिएटेड into root, stem and leaf। ऐसी बॉडी जो रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट ना की जा सके, ऐसी बॉडी जिसमें बेटा थैलस लाइक बॉडी हो। थैलस लाइक बॉडी का मतलब है ऐसी बॉडी जिसको रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट ना किया जा सके, ऐसी बॉडी को हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं। अच्छा, और भी आगे डिटेल चलते हैं हम लोग, इनकी माइक्रोस्कोपी देखते हैं और ये मॉर्फोलॉजी में क्या दिखते हैं, उसके लिए बोर्ड खाली चाहिए। चलिए, फॉर्म इनका मल्टीसेलुलर है, यानी फंगस, मोस्ट ऑफ द फंगस आर मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक।
लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है, दैट इज नोन एज ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस माना जाता है, और इस ईस्ट से ही हम लोग ब्रेड, डोसा, इडली और अल्कोहल वगैरह बना लेते हैं। पॉइंट। दूसरा, इनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते वक्त हमें बोला गया इनकी बॉडी थैलस लाइक है। थैलस लाइक बॉडी वो बॉडी होती है दैट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ। लेकिन इस थैलस लाइक बॉडी का जब भी हम लोग माइक्रोस्कोपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी निकालते वक्त यानी कि स्मॉल स्ट्रक्चर देखते वक्त हम लोग देखेंगे दे हैव रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। They have the rod shaped structure. So फंगस का जो थैलस है उसमें रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे, रॉड की तरह स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे, एंड दीज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर आर नोन एज हाइफा। क्या नाम है इनका? हाइफा। एंड हाइफा इज मेड अप ऑफ फंगल सेल। और किसी भी फंगल सेल को देखेंगे तो उसकी अपनी एक सेल होती है, और सेल के साथ उसमें सेल वॉल होती है, साथ में उसमें होता है न्यूक्लियस। मान लीजिए ये रहा न्यूक्लियस, और इनकी अपनी रहती है सेल वॉल, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये याद रखना, जो फंगस की सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन नाम के सब्सटेंस की बनी होती है। तो याद रखना, एक सेल में एक न्यूक्लियस, एक सेल में एक न्यूक्लियस, ये रहा एक न्यूक्लियस, और इन्हीं फंगल सेल से बनते हैं रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड दीज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर आर नोन एज हाइफा। क्या बोलेंगे? नहीं, हाइफा। इसीलिए बोलते हैं हाइफा आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। दीज आर नोन एज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो ये जो हाइफा है दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, और इनमें बहुत सारी सेल रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना करके रह रही हैं। अब बताओ, अगर कोई बोले कि हाइफा इन्हीं कोशिकाओं से बने हैं, तो ये कोशिकाएं आपस में जुड़ रही हैं और जुड़ करके रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही हैं। अब इन हाइफा के दो प्रकार हैं, याद रखना। पहला प्रकार कि सर स्ट्रक्चर में कोशिकाएं तो जुड़ी, लेकिन कोशिकाएं जुड़ने के बाद लेट्स सपोज एक कोशिका जुड़ी, दूसरी कोशिका जुड़ी, तीसरी कोशिका जुड़ी, हर कोशिका का अपना न्यूक्लियस है, और इन न्यूक्लियस में से इनके सेप्टा खत्म हो गए। सेप्टा खत्म हो गए तो ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जो था वो बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाई पड़ा। याद रखना, द रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स का जो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बना उसमें सेप्टा नहीं है, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, तो ऐसे हाइफा को हम लोगों ने बोला सिनोसिटिक हाइफा। सिनोसिटिक हाइफा को ही हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा। और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा को ही हम बोलते हैं एसेप्टेट हाइफा। एसेप्टेट हाइफा या फिर माइसीलियम आगे शब्द आएगा एसेप्टेट, जिनमें कोई सेप्टा प्रेजेंट ना हो, ऐसे हाइफा को बोलते हैं एसेप्टेट हाइफा। अच्छा, दूसरे तरीके के हाइफा क्या हैं, जरा उनको देखिए। दूसरे तरीके के हाइफा ये हैं कि उनमें बेटा ये भी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इन रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में हर बेटा सेल का अपना अलग न्यूक्लियस है, और जब हर सेल का अपना एक अलग न्यूक्लियस है तो एक सेल से दूसरी सेल के बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टा, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेप्टेट हाइफा। तो ये रहा एसेप्टेट हाइफा, ये रहा सेप्टेट हाइफा। एसेप्टेट हाइफा में बेटा सिनोसिटिक है, सिनोसिटिक का मतलब ही होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा,
और ये वाले हाइफा है सेप्टेट हाइफा। सेप्टा प्रेजेंट है, एक सेल के और दूसरे सेल के बीच में सेप्टा प्रेजेंट है। नाउ सेप्टेट हाइफा कैन बी ब्रांच आल्सो। लेट सपोज ए सेप्टेट हाइफा है, तो इनमें ब्रांचेस भी निकल सकती हैं लाइक दिस, लेकिन जो ब्रांचेस होंगी वो भी सेप्टेट ही होंगी लाइक दिस। तो इसे हम लोग बोलेंगे सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हाइफा। अगर आपको अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो मैं फिर धीरे से चलता हूं, आप लोग धीरे धीरे चीजें समझिए। बॉडी इनकी थैलस लाइक है। थैलस लाइक बॉडी का मतलब है इनमें रूट स्टेम लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। जब रूट स्टेम लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं है तो इनकी बॉडी को आप जब देखेंगे, इनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, तो याद रखना इनमें सेल्स मिलेंगी। इनकी सेल वॉल में मिलेगी काइटिन। क्या मिलेगी? काइटिन। काइटिन मिलेगी सेल वॉल में, और न्यूक्लियस मिलेगा। इसके अलावा साइटोप्लाज्म मिलेगा। इन्हीं सेल से बेटा बनेंगे रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जिनका नाम है हाइफा। मैं पहले बोल चुका हूं। अब हाइफा दो प्रकार के हैं। एक हाइफा ऐसे हैं जिनमें बेटा कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट है और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दे आर नोन एज सिनोसिटिक हाइफा और मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा और एसेप्टेट हाइफा, जिनमें सेप्टा प्रेजेंट ना हो। दूसरे तरीके के हाइफा ऐसे हैं जिनमें सेप्टा प्रेजेंट है, बीच बीच में सेप्टेट प्रेजेंट है, इसलिए इस कंडीशन को बोलेंगे सेप्टेट हाइफा। सेप्टेट हाइफा दे आर ब्रांच आल्सो, ये ब्रांच भी बना सकते हैं। तो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हाइफा। तो चाहे ब्रांच हाइफा हो, चाहे सेप्टेट हाइफा हो, चाहे ए सेप्टेट हाइफा हो, ऑल आर मेड अप ऑफ दिस फंगस सेल। और फंगस सेल की अपनी वॉल में होती है बेटा सेल वॉल, एंड दिस इज नेट लाइक। And now this mycelium will give rise to, it mycelium है, it will give rise to thallus. तो अब उल्टा चलो, जो बॉडी रूट स्टेम लाइक में डिफरेंशिएट नहीं हो सकती उसे बोलते हैं थैलस। उस थैलस में पाए जाते हैं माइसीलियम, माइसीलियम में पाए जाते हैं हाइफा। हाइफा या तो हो सकते हैं एसेप्टेट या तो हो सकते हैं सेप्टेट, और इन हाइफा में पाई जाती है फंगल सेल्स। और इस तरीके से हम लोगों ने इनकी मॉर्फोलॉजी को डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आ गया है तो काम बन जाएगा। चलिए एक बार में हम लोग इनको फिर से समझते हैं। पहला पॉइंट याद करिए, क्या पढ़ा था? पहला पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने हैबिट एंड हैबिटेट, ये रहते कहां हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ा था फॉर्म, दिखते कैसे हैं, यूनिसेलर की मल्टीसेलर। तो हमें पता चला था कि मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलर, एक आधा यूनिसेलर है, ईस्ट था। तीसरा पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी में इतनी सारी बातें मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। तो तीसरा पॉइंट हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब मैं खत्म कर रहा हूं। इनकी बॉडी है थैलस लाइक। उस थैलस को खोल कर देखोगे तो उसमें नेट लाइक माइसीलियम मिलेंगे। माइसीलियम को खोल के देखोगे तो उसमें रॉड शेप्ड हाइफा मिलेंगे। हाइफा कैन बी एसेप्टेट, इन्हें बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफा, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक हाइफा। द हाइफा कैन बी सेप्टेट, सेप्टेट हाइफा भी हो सकते हैं। सेप्टेट हाइफा ब्रांच हाइफा भी हो सकते हैं। एसेप्टेट एंड सेप्टेट हाइफा की अपनी सेल होंगी, और उन सेल में होंगी बेटा फंगस की सेल हमेशा सेल वॉल रखेगी, और उस सेल वॉल में होगा क्या? काइटिन। तो काइटिनस सेल वॉल होगी। तो अब कितने लोगों को यहां पर समझ में आया कि हम लोग फंगस के बारे में क्या पढ़ रहे? जरा सोच के देखिए। 8 पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट। बिना देखे मुझे बताइए कहां कहां पर इनका हैबिट एंड हैबिटेट हो सकता है? यस, कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी है। लैंड में, वाटर में, एयर में, हर उस जगह पर है जहां पर हॉट है और ह्यूमिड है, गर्म है और मॉइस्चर है। फिर मैंने एग्जांपल बताए थे, बिना देखे याद करने की कोशिश करिए। अब लाइव क्लास में है ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज रॉट, मशरूम, टोड स्टूल, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में रस्ट आ जाती है, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाता था, ईस्ट अल्कोहल बनाता था, ब्रेड बनाता था। ये सब याद है ना आपको? इतना सब पढ़ने के बाद हैबिट एंड हैबिटेट जो एनसीईआरटी में दिया वो लिखा हुआ खत्म किया। दूसरा रखा हमने फॉर्म, कि ये दिखते कैसे, सॉरी ये हैं कैसे। आपने बोला सर मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर, एक एक्सेप्शन है, कौन सा?
ईस्ट दैट इज यूनिसेलुलर। फिर हम लोगों ने कहा मॉर्फोलॉजी कैसी है, मॉर्फोलॉजी में बताया इनकी बॉडी थैलस लाइक है। बिना देखे बताइए, बोर्ड में आप अपनी नोटबुक में देखिएगा कि क्या बताया हम लोगों ने कि इनकी बॉडी थैलस लाइक है। थैलस लाइक बॉडी से बनेगा क्या, माइसीलियम, उसके अंदर माइसीलियम है। नेट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइफा, उनके अंदर पाए जा रहे हाइफा। हाइफा दो प्रकार के हो सकते हैं, ए सेप्टेट और सेप्टेट। सेप्टेट वाले हाइफा जनरली ब्रांच होते हैं, ए सेप्टेट वाले जनरली ब्रांच नहीं होते। फिर हमने बोला जी हाइफा भी किसके बने हैं, फंगल सेल के, और उस सेल में क्या पाई जाती है, न्यूक्लियस, सेल वॉल, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो इनकी पूरी बॉडी में काइटिन प्रेजेंट होता है, याद रहेगा, काइटिनस बेटा इनकी सेल वॉल होती है। जब हैबिटेट एंड हैबिटेट हो गया, फॉर्म हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गई, तो अब आती है एनाटॉमी। इफ रिक्वायर्ड, एनाटॉमी की यहां जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये नरिशमेंट कैसे लेते हैं, ये पांचवा पॉइंट है। अगर किसी को लगे कि सर चौथा पॉइंट सर ने भूल दिया है, तो मैं पहले बोल दे रहा हूं, चौथा पॉइंट था एनाटॉमी और उसके आगे लिखा था इफ रिक्वायर्ड। तो याद रखना फंगस की एनाटॉमी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हमने नहीं पढ़ी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंगस खाना कैसे खाते हैं। तो याद रखना दे आर नॉन क्लोरोफिलस, यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं होती, और क्लोरोफिल नहीं होती तो देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। ये लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, अपना खाना प्रकाश संश्लेषण से नहीं बना पाएंगे। तो जो लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है हेट्रोट्रोपिक। और हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन, जो लोग दूसरे से न्यूट्रिशन लें। और हेट्रोट्रॉपिक में भी इनके मोस्ट ऑफ द मेंबर, मैं लिख दे रहा हूं, मोस्ट ऑफ द मेंबर दे आर सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक वो लोग होते हैं विच डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, जो सड़ी गली चीजों पर रह करके अपना गुजारा करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द फंगस चीजों का डिकम्पोजिशन करते हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द फंगस आर नोन एज डिकम्पोजर्स। तो हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक में भी क्या करते हैं, खाना खुद नहीं बना रहे। हम लोग भी हेट्रोट्रॉपिक हैं, वी एनिमल आर आल्सो हेट्रोट्रॉपिक। हम लोग अपने बारे में बोले, लेकिन हम सड़ी गली चीजों को नहीं खाते। हम मार के खा जाएंगे, हम काट के गेहूं खा लेंगे, हम उसे पका के खा लेंगे, सड़ी गली चीजें नहीं खाते। फंगस सड़ी गली चीजों पर रहता है, सैप्रोफिटिक होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम डिकम्पोजर बोलते हैं। कुछ ऐसे फंगस हैं दे आर पैरासिटिक, सम आर पैरासाइट। कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। कई बार बच्चे सेप्रोफाइट और पैरासाइट में डिफरेंस नहीं समझ पाते। याद रखना पैरासाइट का मतलब है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। मान लीजिए लिविंग प्लांट है, मान लीजिए मस्टर्ड का प्लांट है, ये लिविंग है, और इस लिविंग प्लांट की पत्तियों पर फंगस रह रहा, फंगस भी लिविंग है। तो जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहे, इसे बोलते हैं पैरासाइट। और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड चीजों पर डिपेंड रहे, दैट इज नोन एज सेप्रोफाइट। तो पैरासाइट और सेप्रोफाइट में डिफरेंस ये है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जिंदा रहे, इट इज नोन एज पैरासाइट। और व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, इट इज नोन एज सेप्रोफाइट। तो इनके नरिशमेंट में ज्यादातर समय पर मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफिटिक, इसीलिए डिकम्पोजर बोलते हैं। देयर आर सम आर पैरासाइट, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैरासाइट हैं, यानी कुछ ऐसा फंगस जो दूसरे लिविंग लोगों पर डिपेंडेंट है। और तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, सम मेंबर आर सिम्बायोटिक। सिम्बियोटिक एक रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लोग साथ रह रहे हैं। मान लो एक ए स्पीसीज है, दूसरी बी स्पीसीज है, और दोनों लोगों को फायदा हो रहा है। ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बियोसिस।
सिम्बायोसिस। तो आप बोलते हैं सर सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल बताइए, फंगस कहां पर रहता है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था और या फिर पढ़ाऊंगा आगे चल के, इनमें एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो लोग साथ में रहते हैं, एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ रह करके जिंदगी गुजारते हैं। एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ रह करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। इसके अलावा सिम्बायोसिस का एग्जांपल है माइकोराइजा। आप बोलोगे व्हाट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा दो शब्द से बना हुआ है, याद रखना। माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है रूट। तो हाइयर प्लांट की रूट, हाइयर प्लांट की रूट में, ये रहा हाइयर प्लांट, इन हाइयर प्लांट की रूट में फंगस रहते हैं और आपस में सिम्बियोसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल पाइनस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि माइकोराइजा आपको किस प्लांट में दिखाई पड़ेगा। तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द हाइयर, मोस्ट ऑफ द नहीं, जब भी होगा हाइयर प्लांट में होगा, उसमें मोस्टली कौन सा एग्जांपल आपको ज्यादातर समय पे पढ़ना पड़ेगा, इट इज नोन एज स्पाइनस। सो ये रहा भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कैसे कैसे फंगस को डिफाइन किया जा सकता है। चलिए एक बार मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेरे साथ फिर से पढ़िए कि फंगस नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होती, इनकी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होती। क्लोरोफिल नहीं होती तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, और अगर अपना खाना खुद नहीं बना पाते तो ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है। ऑटोट्रॉपिक में समझ में आनी चाहिए। यस, देयर आर 3 कंडीशंस जहां पर आपको हेट्रोट्रॉपी समझ में आना चाहिए। हेट्रोट्रॉपी का मतलब वो लोग जो अपना खाना खुद ना बना पाए, और अगर खाना खुद ना बना पाए तो याद रखना हेट्रोट्रॉपी है। हेट्रोट्रॉपी में पहला तरीका है सेप्रोफाइट, सड़ी गली चीजों पर, लिविंग फंगस डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंडेंट है। दूसरा है लिविंग फंगस भी एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस के। माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब रूट। जब फंगस हाइयर प्लांट की रूट में रहने लगे इसे बोलते हैं माइकोराइजा, और इनके बेस्ट एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल है पाइनस, जो आपको याद रखना चाहिए। सो हैबिट एंड हैबिटेट, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ 6 पॉइंट है, छठा पॉइंट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फंगस रिप्रोडक्शन करते वक्त कितने प्रकार के मोड, कितने मोड को बेटा स्वीकार करता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फंगस 3 तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर बेटा करता है। वन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरे प्रकार के रिप्रोडक्शन है जिन्हें हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरे तरीके के रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फंगस का रिप्रोडक्शन करने का, रिप्रोडक्शन का मतलब है जब एक फंगस अपने जैसे फंगस को प्रोड्यूस कर दे, अपने जैसे बच्चे को प्रोड्यूस कर दे। री का मतलब अपने जैसे, दोबारा प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना, एक फंगस से दूसरा फंगस बने। तो अपने जैसे फंगस को प्रोड्यूस करने के 3 तरीके हैं। यस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आप भूले नहीं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में का हिंदी अनुवाद है बेटा कायिक प्रजनन, भूलिएगा मत, कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन का मतलब काया के द्वारा प्रजनन, काया का मतलब बॉडी।
फंगस अपनी बॉडी को ही तोड़कर नया फंगस बना दे, इसे बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अपनी बॉडी, अपने बॉडी का, मान लीजिए मैं एक अंगूठा, अपना अंगूठा काट के यहां पर फेंकूं और इस अंगूठे से मेरे जैसा एक बंदा तैयार हो जाए, इसे बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी का पार्ट, मेरी काया का पार्ट ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गया, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन in which vegetative part of body involve in reproduction. वेजिटेटिव पार्ट ऑफ बॉडी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। सो क्यों ना हम लोग अभी केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देख लें। वैसे तो 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, लेकिन मुझे जगह खाली चाहिए इसलिए मैं इसे उठा रहा हूं। तो 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन में पहला रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इससे बोला गया कायिक प्रजनन, काया द्वारा प्रजनन। और काया द्वारा प्रजनन का मतलब वो प्रजनन जिसमें बॉडी का पार्ट ही रिप्रोडक्शन कर दे। अब बॉडी के पार्ट के रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के हैं, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इटसेल्फ आर ऑफ 3 टाइप। वन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, मान लीजिए कि ये फंगस का पूरा थैलस है, फुल थैलस, और इस फंगस के थैलस का एक पार्ट टूटकर बाहर आ जाए, मान लीजिए ये फ्रेगमेंट आया और फ्रेगमेंट टूटकर यहां पर आ गया। तो जैसे ही फ्रेगमेंट टूट के आया, इस फ्रेगमेंट ने पूरी की पूरी बॉडी बना ली, नया फंगस बना दिया, न्यू फंगस बना दिया, और कटा हुआ पार्ट भी बेटा रीजनरेट हो गया। इस तरीके के रिप्रोडक्शन का नाम है फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मोस्टली फंगस यही वे रखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ज्यादातर फंगस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते वक्त फ्रेगमेंटेशन ही करते हैं, दे परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। दूसरा तरीका है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, याद रखना, बडिंग। एक फंगस था, इस फंगस की बॉडी में एक बड लाइक स्ट्रक्चर निकला, इट इज नोन एज बड, और ये बड यहां से कट गया। कटने के बाद एक फंगस अलग और दूसरी बड ने पूरी बॉडी बना दी। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बडिंग। आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि बडिंग नाम का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये ईस्ट बहुत करता है ईस्ट। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, ये हो गया बडिंग। इसके अलावा तीसरे तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फिजन। देखिए, एक फंगस था, उस फंगस ने ब्रेक करके अपनी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, समथिंग लाइक बाइनरी फिजन, या फिर हम लोग इसे फिजन भी कहते हैं। तो अगर कभी आपको दिक्कत लगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का, तो पहला प्रकार है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा प्रकार है बडिंग, और तीसरा प्रकार है फिजन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खुद में 3 प्रकार का है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। एंड व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मायने समझो। वेजिटेटिव का मतलब कायिक प्रजनन। जब आपकी वेजिटेटिव बॉडी, खुद की बॉडी का पार्ट इटसेल्फ इन्वॉल्व हो जाए, और इटसेल्फ इन्वॉल्व हो जाए किसमें? रिप्रोडक्शन में, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कई बार मैं जोक की तरह बोलता हूं कि मेरे हाथ का कोई पार्ट या मेरी बॉडी का कोई पार्ट कट के गिरे और नए सुनील सर तैयार, नया मेरे जैसा बंदा तैयार, इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पर ये मेरे अंदर पावर नहीं है, फंगस के अंदर पावर है, और इस तरीके से कायिक प्रजनन है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 3 प्रकार, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। सो पहला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होने के बाद दूसरे तरीके का रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय स्पेशल स्ट्रक्चर, मैं लिख दे रहा हूं, रिप्रोडक्शन बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स। बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये वेजिटेटिव बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहे हैं। उन स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तब इसे बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बॉडी में हाथ होना ये नॉर्मल थिंग है मेरी बॉडी में, लेकिन यहां पर एक स्पोरेंजिया बन जाए वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर। ऐसे बॉडी में, फंगस की बॉडी में थैलस होना नॉर्मल बात है, लेकिन उस थैलस में कोई स्पोरेंजिया बन जाए ये स्पेशल बात है। तो याद रखना, रिप्रोडक्शन बाय स्पेशल स्ट्रक्चर, लेकिन इन स्पेशल स्ट्रक्चर में देयर शुड बी नो गैमीट फॉर्मेशन, ना तो गैमीट फॉर्मेशन होगा, नो फर्टिलाइजेशन। जब गैमीट ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन की बात नहीं होगी, ना गैमीट बनेगा ना फर्टिलाइजेशन होगा। नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली फंगस में देखते हैं। याद रखना, कभी कभी फंगस के थैलस में, देखिए ये रहा फंगस का थैलस, और इस फंगस के थैलस में एक स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या है स्पोरेंजिया? अब इस स्पोरेंजिया को याद रखेंगे ऐसे, एंजिया, एंजिया का मतलब होता है इट विल प्रोड्यूस। और क्या प्रोड्यूस करेगा? जो आगे लिखा है, स्पोरेंजिया विल प्रोड्यूस स्पोर, गैमीटेंजिया विल प्रोड्यूस गैमीट। मजाक के तौर पे बोल रहा हूं, सुनील, एंजिया विल प्रोड्यूस सुनील। इस स्पोरेंजिया के अंदर याद रखना, इस थैलस में एक स्ट्रक्चर बनता है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया विल प्रोड्यूस स्पोर्स। पर इन स्पोर्स को बनाते वक्त ना तो गैमीट फॉर्मेशन हुआ है ना तो फर्टिलाइजेशन हुआ है, and that's why these spores are known as asexual spores। और इन्हीं एसेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स। Why they are known as स्पोरेंजियो स्पोर? क्योंकि फंगस की थैलस के अंदर स्पोरेंजिया बनी और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बने, और स्पोर में चूंकि कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई मियोसिस नहीं हुई, इस वजह से इन स्पोर्स में को हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल स्पोर। और चूंकि ये स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोर हैं, इसलिए इन्हें बोलेंगे स्पोरेंजियो स्पोर। अब ये स्पोरेंजियो स्पोर दो प्रकार के, मान लीजिए स्पोरेंजिया से बनने वाले स्पोर में फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो ऐसा स्पोर विल बी नोन एज मोटाइल स्पोर, और इन मोटाइल स्पोर्स को हम लोग बोलेंगे जू स्पोर्स। और मान लीजिए ये फ्लैजेला के बिना स्पोर हैं लेकिन देयर इज नो फ्लैजेला, और नो फ्लैजेला तो नॉन मोटाइल स्पोर्स। इन्हीं नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम लोग बोलेंगे ए प्लानो स्पोर्स। तो चाहे जू स्पोर हो चाहे ए प्लानो स्पोर्स हो, दोनों स्पोर अलग अलग प्रकार की स्पोरेंजिया में बनते हैं। अलग अलग, एक ही स्पोरेंजिया में दोनों स्पोर नहीं बनते, अलग अलग प्रकार की स्पोरेंजिया में बनते हैं। और ये स्पोरेंजिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, लेकिन उस स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर ना तो गैमीट बन रहा ना तो फर्टिलाइजेशन। अगर ऐसा हो रहा है तो इन स्पोरेंजियो स्पोर में जो मोटाइल स्पोर है, जिनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है, ऐसे स्पोर को हम लोग बोलेंगे जू स्पोर, और नॉन मोटाइल स्पोर को बोलेंगे ए प्लानो स्पोर। तो एक तो हो गया स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस वाज द स्पोरेंजियो स्पोर। मैं फिर से बना दूं स्पोरेंजियो स्पोर। दूसरा स्ट्रक्चर है बेटा कोनिडिया। अब ये कोनिडिया क्या बला है?
मैंने आपको हाइफा पढ़ाए थे, आपको याद होंगे, यस हाइफा पढ़े थे आपने। अब ये रहा हाइफा। इन्हीं हाइफा में बाहर की तरफ एक्सोजिनस एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे यहां स्पोरेंजिया बनी थी, वैसे यहां पर कोनिडियोफोर नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है, कोनिडियोफोर। और इन कोनिडियोफोर के अंदर भी स्पोर लाइक बड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। एंड these structure are known as conidia, and conidia is always non-motile। देखिए यहां पर भी स्पेशल स्ट्रक्चर बना, यहां पर भी स्पेशल स्ट्रक्चर बना, रिप्रोडक्शन बाय स्पेशल स्ट्रक्चर। इस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम स्पोरेंजिया था, इसका नाम कोनिडियोफोर था। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियो स्पोर बने जो कि मोटाइल होंगे तो जूस्पोर, नॉन मोटाइल होंगे तो ए प्लानोस्पोर। और कोनिडियोफोर के अंदर बना कोनिडिया, दैट इज नॉन मोटाइल। याद रखना ये जो कोनिडियोफोर है इट इज एक्सोजिनस, बहुत बार पूछा है एक्सोजिनस। इसका मतलब होता है इट फॉर्म आउटसाइड द हाइफा। एक्सोजिनस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बताओ कोनिडिया नाम के जो स्पोर हैं वो एंडोजिनस है कि एक्सोजिनस है? यस, दीज आर एक्सोजिनस इन नेचर। और अगर एक्सोजिनस इन नेचर हैं तो ये ऐसी चीजें हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। अब ध्यान सुनना, कोनिडिया जनरली ऐसे फंगस पे पाए जाते हैं जो लैंड फंजाई होंगे। क्यों? क्योंकि लैंड में रहने वाले फंजाई में कोनिडिया नॉन मोटाइल बना और उन्हें मूव करने की जरूरत नहीं, हवा में उड़ने की जरूरत है। लेकिन जो जू स्पोर हैं ये जनरली वाटर फंजाई में मिलेंगे। वाटर फंजाई में इसका मतलब क्या है? पानी में बेटा मूव करने के लिए यू नीड फ्लैजेला। सो खैर 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन में, पहला रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ऐसा क्या हुआ जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं था, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था। बस अंतर इतना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस होगी। यहां पर स्पेशल स्ट्रक्चर बनते थे लेकिन गैमीट नहीं बनता था, फर्टिलाइजेशन नहीं होता था। पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, उस रिप्रोडक्शन में गैमीट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और अलग अलग चीजें होंगी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।